भक्तराज ध्रुव को तुम्हारी ही गोद मिली थी, तुम ही तुलसी को अपना तिलक करके गए थे। प्यारे प्रभु तुम्हें पुकारते हुए क्या कभी तेरा और मेरा का भेद मिट सकेगा? क्या तेरी धुन पर नाचने का मेरा सपना साकार हो सकेगा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन के प्रपंचों में फंसा हुआ मनुष्य जब अनंत होता है, तब ऐसे ही भक्ति की भाव की यात्रा पर चल देता है। बार बार रश्मि के भीतर का कवि मन के जीवन के साथ संलिप्त और उससे आविष्ट होने के बदले एक बोध से भरकर साक्षी भाव की यात्रा पर निकल पड़ता है, जैसे कि उसे यह बोध मिल गया हो कि यह देह भी मैं नहीं हूँ, यह मन भी मैं नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ जो नश्वर के नाना रूपों में रहता है। गुमशुदा कविता में रश्मि बात तो गायब होते कुएं की करती हैं, पर वे इस बहाने जो लोक रस, जो लोक राग गायब हो रहा है और एक तरह की सामुदायिकता हमारे बीच से खोती जा रही है, इसकी व्यापक चिंता में शामिल हो जाती हैं। वे कहती हैं कि कैसे ये कुएं हमारे मन में छिपे भावों, हमारी शिकायतों, उल्हानों, कुंठाओं और चिंताओं की निर्जरा के केंद्र थे। वे इस ओर भी इशारा करती हैं कि राह में चलते राहगीरों को कुओं से निर्मल पानी की आस होती थी, अब वो समय न जाने कहाँ विदा हुआ और कुएं के मीठे पानी की जगह अब प्रिजर्वेटिव मिले हुए महीनों पुराने बोतल में कैद पानी ने ले ली। अब तो चिंता ये भी है कि कहूँ कुओं की मीठी और ठंडी स्मृतियां भी हमारा साथ ना छोड़ दें। बच्चों के कोमल मनस के फूल आज हमारी महत्वाकांक्षाओं के कांटों से छलनी हो रहे हैं। वे बिना पंख के पंछी की तरह घर के पिंजरे में कैद हो रहे हैं। उनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है या होना चाहिए, हमें चारों ओर से समेटते हुए ये प्रकृति, कल कल बहती नदी, उड़ती हुई तितलियां, रात के अंधेरे में चमकते हुए जुगनू, खिले हुए फूल, वे इन सब से दूर होते जाते हैं। उनकी जगह नीरस किताबें और गला काट प्रतिस्पर्धा ने ले ली है और हम इसे उनके विकास का पर्याय मानते हैं। वे लोक भाषा को नहीं सीख सके, वे अपने समय और साथ को पहचान नहीं सके। अब तो उनके पास सपनों में भी खोजने का समय नहीं है। धूल धूप में खेलकर जो वह जीत हार के साथ अनुकूलित होते थे, मिट्टी से जुड़कर कुछ नया सीखते थे, वह सब न जाने कहाँ खो गया है और हमने इस पूरे आकाश में उड़ने का उनका हक ही अनजाने में छीन लिया है। ये हमारे आसपास के जीवन से उपजे बिंबों की कविताएं हैं, इसलिए इनमें एक तरह की सरलता है जो इन दिनों कविताओं से दुर्लभ होती जा रही है। इन कविताओं में कुछ भी आयातित नहीं है। यह कुछ वैसा ही है जैसा कोई रूखे सूखे में गुजारा करने वाला अपनी फटी और छोटी चादर में संतोष करता है, लेकिन वह किसी राजमहल के सामने हाथ नहीं फैलाता। इन कविताओं की बोली बानी में मनुष्य का जीवन झांकता है, जो कि मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। यही इस कविता पुस्तक की रचनाकार रश्मि शर्मा की दृष्टि में भी महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विवेक भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन कविताओं में सरलता है और एक तरह की सादगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मणिमोहन मेहता जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ इसी संग्रह पर बात करने के लिए। मणिमोहन मेहता जी। सम्मानीय मंच और सभागार में बहुत सारे समकालीन हिंदी कविता के सशक्त कविगण बैठे हुए हैं। गीत भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, कुंदन सिद्धार्थ जी बैठे हैं, राग तिलक जी हैं और भी बहुत सारे कविगण हैं जो मेरे साथी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि बहुत विस्तार से अभी समीक्षा इस किताब पर हमारे विवेक भाई ने प्रस्तुत की है, तो उतना समय मैं नहीं दूँगा। मैं वैसे भी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ और कविताएं भी गीत भाई को मालूम है बहुत छोटी छोटी लिखता हूँ, तो ज़्यादातर जो छोटी कविता लिखने वाले कवि होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, व्याख्यान में भी नहीं बोलते हैं। एक सुखद बात यह है कि आज इस मंच से 3 स्त्री रचनाकारों की पुस्तकों का विमोचन हो रहा है, जिसमें रश्मि शर्मा जी हैं देवास से हमारे बीच में। इनकी किताब का अभी विमोचन हुआ, बातें बुनती सलाइयाँ। इसके बाद शिल्पी जैन हैं टीकमगढ़ से, उनकी पुस्तक का विमोचन होगा, और मीनाक्षी दुबे जी। तो यह एक सहयोगी है कि तीनों जो किताबें आज यहाँ से विमोचित हो रही हैं, तो मैं तीनों रचनाकारों को सबसे पहले तो सम्मेलन की ओर से, आप सबकी ओर से उन्हें बधाई देता हूँ। मित्रों, पिछले 2 दिनों से हम लोग वर्तमान समय और उसकी और साहित्य की चुनौतियाँ
विषय को लेकर हम लोग बातचीत करते रहे हैं। बहुत सारी बातें आई, विमर्श भी हुए, बहुत सारे सवाल उठे, उनके जवाब भी दिए गए। तो जब हम वर्तमान समय में और साहित्य को सामने रखकर उसकी चुनौतियों के बारे में बातचीत करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है असहमत हूँ, कि हर विधा की भी अपनी चुनौती होती है उस समय के सापेक्ष में। अगर कविता की हम बात करते हैं तो कविता के सामने भी इस समय बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए जब भी कोई नई किताब हमारे सामने आती है किसी नए रचनाकार की, तो हम लोग बहुत डरते डरते संशय के साथ उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि कविता को लेकर इस समय एक पूरी दुनिया खुली हुई है रचनाकारों के सामने, नए रचनाकारों के सामने। एक पूरी आभासी दुनिया है, आभासी माध्यम है। उन माध्यमों का कुछ लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उसका उपयोग हो रहा है वो हम सबके सामने है कि किस तरह से एक इंस्टेंट की तर्ज पर, इंस्टेंट चीज़ों की तर्ज पर इंस्टेंट पोइट्री भी आ रही है। और ये बात मैं कविता विधा के संदर्भ में इसलिए रेखांकित करना चाहता हूँ कि कथाकारों को ये थोड़े से इससे बचे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहानी की एक सीमा है, 700 पेज, 700 शब्द है, 1200 शब्द हैं, 1500 शब्द हैं। उन्हें मालूम है कि उनसे पोस्ट करेंगे तो उनको ऑडियंस या अपने वो लोग नहीं मिलेंगे, पाठक नहीं मिलेंगे। लेकिन कविता के साथ ये बड़ी सुविधा है, एक बहुत लोकप्रिय विधा होने के साथ ही, कि उसको आप फेसबुक पर जाकर लिख दीजिए, सीधे सीधे लिख दीजिए। तो एक जो ड्रॉबैक नए रचनाकारों के सामने है, या उनकी सीमाएं आप कह लीजिए, या उनकी चुनौती कह लीजिए, चैलेंज कह लीजिए, वो ये है कि एक जो हम लोगों के समय में, माने 8वें 9वें दशक के रचनाकारों के कि एक जो रिगरस ट्रेनिंग से हम लोग गुजरते थे, जो हम कविताएं किताबों को, पत्रिकाओं को भेजते थे, और वहाँ से जब वो थोक की थोक में वापस आती थी, मैं समझता हूँ कि शायद बहुत जो युवतम रचनाकार आज होगा उसे शायद पता नहीं होगा कि वो किस तरह की वो सखेत की सिर्फ गीत भाई लगी हुई एक चिपकी हुई आती थी, और जिसमें हमारे देश में तो ज्ञान रंजन जैसे जो है संपादक रहे हैं, जो इतनी मतलब बेदर्दी के साथ जो है उन रचनाओं को वापस करते थे। लाल कलर की वो कलम से उसके ऊपर क्रॉस लगा के और एक स्टिकर चिपका हुआ होता था, और उस पर लिखा हुआ था कि बंधु आपकी कविताएं हमें पसंद नहीं आई, इस तरह का। तो ये जो एक अप्रेंटिसशिप का जो अवसर हम लोगों को मिला या मिलता था, उससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो हमारी जो इन दिनों जो लोग लिख रहे हैं वो उससे दूर हैं। बहुत कम समय लगता है, वो जाते हैं फेसबुक पर इंस्टेंट उसके ऊपर लिखते हैं। डायरियों में पड़ी रहती थी कविताएं, 15-15 दिन, 20-20 दिन, कई बार 2 महीने बाद डायरी खोलते थे, या कोई एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हमें मिल जाता था, हम लिख के भूल जाते थे कई बार कि डायरी में है। फिर वही उस पंक्ति से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जब हमें सोसाइटी में दिखाई देता था तो याद आता था, अरे यार इस पर तो हमने कुछ लिखा हुआ है। फिर हम डायरी खोलते थे और हम लोग उस पर काम करते थे। कई बार संपादक भी वापस इस टिप के साथ कर देते थे कि इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा विवरण आपने भर दिया है, इसमें अनुपूजे हैं इसमें आपके। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है जो हमारे नए रचनाकारों के सामने है। तो ये तो मैंने सिर्फ इस किताब के बहाने कुछ बातें कही हैं। रश्मि जी को सबसे पहले मैं बहुत बधाई देता हूँ कि मुझे अच्छी लगी कविताएं, अधिकांश कविताएं उसमें से अच्छी लगी। और अधिकांश की जब हम बात करते हैं तो हमारी अपेक्षा यही रहती है कि एक संकलन में अगर हम 10 कविताएं भी हमारे मन की या उस कविता की जो शर्तों को पूरी करते हुई कविताएं अगर हमें मिल जाती हैं तो वो पहला संकलन कम से कम सफल कहा जाएगा। एक रचनाकार के लिए पहले संकलन का अपना बहुत महत्व होता है, पहले प्रेम की तरह ही होता है, वो उससे उतना ही उसे लगाव होता है, उसे भूल नहीं पाता है। उस अर्थ में ठीक है, लेकिन उसकी यात्रा फिर आगे बढ़ना चाहिए, यह भी हमें देखना होगा। रश्मि जी की कविताएं मैंने देखी, मैंने बहुत विस्तार से समीक्षा नहीं लिखी है, आवश्यकता भी नहीं है, मैं बाद में लिख के उनको भेजूँगा। अभी मैं सिर्फ 2-4 बातें उनकी कविताओं में जो मुझे लगी वो कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत संवेदनशील स्त्री मन की कविता है। स्त्री तो संवेदनशील होती है, सुबह राधा वल्लभ जी भी कह रहे थे यहाँ पर कि जो रचनाकार है उसके अंदर स्त्री मन होना ही चाहिए, या नहीं है तो कम से कम लिखते वक्त
उसके अंदर वो मनस्थिति हो जाती है जिसकी वजह से लिख सकता है। पुरुष होकर आप सृजन नहीं कर सकते, जो उन्होंने कहा था, और मैं उनसे सहमत भी हूँ। तो इन कविताओं का फलक बहुत बड़ा है। वो अपनी निजता या निजताओं का अतिक्रमण करते हुए वो पूरे लॉन्ग स्पेस में जाके हमारे सोसाइटी से अपना संबंध बनाती है वो कविताएं। घर के रास्ते पूरे संसार में वो प्रवेश करती हैं, और एक स्त्री होने के नाते वे जानती हैं घर को लेकर बहुत सारी कविताएं हैं कि घर कैसे सुंदर बनता है, और ये घर एक मेटाफर भी है एक हमारे पूरे संसार का। अगर घर सुंदर नहीं है तो वो समाज भी हमारा सुंदर नहीं हो सकता। इसीलिए उनकी एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें खूंटी कविता है जिसमें उन्होंने बहुत देशज बिंब, अब तो वो खूंटियाँ भी खत्म हो गई, वो घर भी खत्म हो गए जब खूंटियाँ होती थी। अब तो घर सीधे प्लान बनते हैं, बाद में पूरा फर्निशिंग उसमें कराया जाता है। पहले जब हमारे घरों के निर्माण होते थे तो उस समय खूंटी साथ में ही ठोक दी जाती थी, शुरू में ही ईंट के बीच में फंसा दी जाती थी, और उन पर बहुत सारी चीज़ें टांगने के काम में आती थी। तो इस देशज बिंब के सहारे वे बहुत अच्छी बात उसमें करते हैं। उन्हें चिंता है कि घर के भीतर जो भी कुछ आता था वो बाहर भी जाता था, और खूबसूरत बेहतर होकर वो बाहर निकल के जाता था। लेकिन अब जो खूंटियाँ हैं, उस कविता की बात ही मैं कर रहा हूँ, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें टंगी हुई हैं जिसमें अहंकार है, उपेक्षा है, अपमान है, ये सब चीज़ें उसके अंदर टंगी हुई हैं। तो ये एक उनकी चिंता है। रश्मि जी की कविताओं की भाषा, जैसा भी विवेक ने भी कहा, कि बहुत आत्मीय शब्दों से बुनी हुई कविताएं हैं। शीर्षक भी उनका वैसा ही है, बातें बुनती सलाइयाँ। एक खास बात जो मुझे देखने में आई कि वो नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा है उनकी कविताओं में, जिसे हम हिंदी में अतीत राग ही बोलते हैं, अतीत राग जिसे हम कहते हैं। नॉस्टैल्जिया की बहुत सारी कविताएं हैं और कुछ बहुत सुंदर कविताएं हैं। और एक जो कविता है ख़ास तौर से जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इंतज़ार शायद शीर्षक से है, जिसमें वो एक घर का वर्णन करती हैं, जिसमें घर में धूप आ रही है, खिड़कियां हैं, नारियल के तेल की शीशी है, घर के बुजुर्ग हैं, कहानियां हैं। और इस कविता में वो दृश्यों को और आवाज़ों का भी जिस तरह से वो एक मानवीकरण करती हैं, पर्सोनिफिकेशन करती हैं, वो इस कविता को बहुत सुंदर बनाती है। और दूसरी बात, इन कविताओं की, नॉस्टैल्जिया वाली कविताओं की खास तौर से बात मैं करना चाहता हूँ कि उनमें नैराश्य का भाव नहीं है, एक उम्मीद उनमें झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, जो उन्हें अपने हमारे आज के समय से, वर्तमान से जोड़ती है। प्रकृति के साथ तो है ही प्रकृति। स्त्री विमर्श कोई बात करें या स्त्री प्रश्नों को बात करें तो वो हैं, लेकिन अंडरटोन में है। और ये एक, मैं इसे कविता की ताकत ही समझता हूँ कि वो चीज़ें अंडरटोन में हैं। वो प्रश्न कविता में भी लिखती हैं, और प्रश्न उठाने को ही विमर्श का, स्त्री विमर्श का, स्त्री की ताकत का या उसकी उम्मीद का वो एक बड़ा हिस्सा मानती है उसको, प्रश्न उठाना। एक कविता का मैं अंत में जिक्र करना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। 2 कविताएं इसमें से, और वो इसलिए कि जो एक गृहिणी कविता इसमें है गीत भाई, वो कविता आप सुनेंगे तो आपको माया एंजेलो की एक कविता याद आएगी, काम करती स्त्री। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहाँ से प्रभावित है, उन्होंने तो, रश्मि जी ने शायद वो कविता पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन मैं सिर्फ उस वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ कि किस तरह यदि आप शिद्दत के साथ अपने समय के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो कई बार वो वेवलेंथ जो होती है वो बहुत बड़े राइटर से भी जाके आपकी टकराती है। क्योंकि जो सामने है, वो जो स्वप्न है, जो आकांक्षाएं हैं, तो वो चेतना के स्तर पर उस कविता की बराबरी करती है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। मोबाइल उठा रहे हैं मैं, बहुत छोटी सी कविता है ये, दोनों ही कविताएं छोटी हैं। मैं इन दोनों कविताओं को पढ़ना चाहूँगा। ये रश्मि जी की कविता है, इसका शीर्षक है गृहिणी। सोचती हूँ कभी तो आकर सूरज मुझे भी जगाए, करूँ नाटक में सोने का, अलार्म शोर ना मचाए। देखूं प्रकृति की चंचलता, लूं सुकून से चाय की चुस्कियाँ, भूख लगे तो गर्म रोटी पास मेरे भी दौड़ी दौड़ी आए। लगे बार बार कोई टेर नहीं, सुने सब मेरी भी, पास बैठे बतियाएं, करें जिद साथ चलने की, पसंद मेरी भी कभी पहचाने।
नन्हे हाथ वैसे ही डाले गले में घेरा, प्रेम को दर्शाए ये घर मेरा भी है सब जतलाए, सो पाऊँ तब जब नींद हाथ पकड़ ले जाए, बिना कल की चिंता के स्वप्न मधुर प्यार से थपकाए। ये रश्मि जी की कविता थी। और जिस कविता से मैं वेवलेंथ की बात कर रहा था वो भी छोटी सी कविता है, वो कविता भी मैं पढ़ना चाहूँगा। काम करती स्त्री, ये माया एंजेलो की कविता है। मुझे देखभाल करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है, कपड़े सिलना है, पोंछा लगाना है, बाजार से सामान लाना है, फिर चिकन फ्राई करना है, पोंछना है बच्चे का गीला बदन, फिर पूरे कुनबे को खाना खिलाना है, बगीचे से खरपतवार हटाना है, कमीजों पर इस्त्री करनी है, कनस्तर काटना है, साफ करना है या झोपड़ी, बीमार लोगों की देखभाल करनी है और कपास चुनना है। अब जो वेवलेंथ की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से कैसे शुरू होती है। तूफान उड़ा ले चलो मुझे यहाँ से, अपनी प्रचंड हवा के साथ, तैरने दो मुझे आकाश में जब तक पूरा ना हो मेरा विश्राम। हिमकरण धीरे धीरे गिरो, छा जाओ मुझ पर, भर दो मुझे सफ़ेद शीतल चुंबनों से और आराम करने दो मुझे आज की रात। सूर्य, बारिश, सरपीला आकाश, पहाड़, समुद्र, पत्तियाँ और पत्थर, तारों की चमक, चंद्रमा की आभा, सिर्फ तुम हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। तो ये कविता थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अभी बहुत विस्तार से कविताओं पर बात करने का समय नहीं है, मैंने लिखा है, मैं उसको टाइप करके रश्मि जी को भिजवा दूंगा। अभी सिर्फ मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी आगे की यात्रा और सुखद हो। इस जो आपकी यात्रा अभी इस संकलन के साथ शुरू हुई हो, ये बहुत आगे तक जाए। धैर्य के साथ लिखें, किताब लाने में जल्दी ना करें। इसके बाद 3 साल और अगर किताब नहीं भी आएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें मणिमोहन। मैं अच्छा नहीं लगेगा बार-बार अच्छा मैं संतोष द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और इस संग्रह पर बातचीत करें। हमारे साथी, वरिष्ठ साथी संतोष द्विवेदी जी अच्छे कवि हैं और हमारे सम्मेलन के साथी। शिल्पी को इस पहले संग्रह की खूब बधाई। जैसा कि आपने देखा, इस संग्रह का शीर्षक है स्त्री के सपनों में धंसा हुआ तीर। मैं इसको देखते हुए सोच रहा था कि इसका नाम यही क्यों रखा गया। इसमें सपनों में धंसा हुआ तीर भी तो कहा जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि तब वह इस मर्म को बींध नहीं पाता, इसलिए ये नाम बहुत मुकम्मल है, स्त्री के सपनों में धंसा हुआ तीर। सचमुच कैसी विडंबना है कि स्त्री सपनों में भी लहूलुहान, सपने भी उसके लिए निरापद नहीं है। और ये संग्रह उसको बहुत शिद्दत से उद्घाटित करता है। इस संग्रह में कुल 90 कविताएं हैं और एक बड़ी रोचक बात है कि इसमें कोई भूमिका नहीं है और कवि का कोई आत्मकथ्य भी नहीं। तो जब किताब मेरे हाथ में आई तो मैं बहुत उत्सुकता से देखा कि किसने भूमिका लिखा है, तो दरअसल भूमिका ही नदारद थी। फिर मैंने देखा कि कवि ने आत्मकथ्य में क्या लिखा है, तो आत्मकथ्य भी नदारद था। तो एक बहुत मार्के की बात मुझे मिली आत्मसमर्पण में, और मुझे लगता है कि उस आत्मसमर्पण की जगह पर जो 2 लाइनें लिखी हैं कवि ने, उसी में उनका पूरा आत्मकथ्य ऐसा लगता है कि उसमें समाहित है। उन्होंने पिता को एक कविता संग्रह समर्पित किया है और लिखा है, जिन्होंने संघर्ष को प्रेम और प्रेम को कविता की तरह कहना सिखाया। तो मैं सोचने लगा
सचमुच संघर्ष और प्रेम, आप अगर मनुष्य सभ्यता का इतिहास देखें तो इसकी बड़ी अन्योन्याश्रितता रही है। अभी अभी हम लोगों ने चे गुवेरा का जन्मदिन जयंती मनाया है। चे का एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि मैं मूर्ख माने जाने का खतरा उठा करके भी ये कहना चाहता हूँ कि क्रांति की मूल भावना के पीछे प्रेम है। तो ये जो संघर्ष और प्रेम का ये जो जुगलबंदी है वो पूरे संग्रह में दिखाई देती है। और ये जो कथन है, इसको अगर हम आगे कविताओं में खोजना चाहें तो कई जगह वो दिखाई पड़ता है। मैं एक कविता इनकी है, उसकी कुछ लाइन पढ़ता हूँ, जिसमें वो कहती हैं, मछली की तरह कोशिश करती हूँ हर बार जाल से बचने की। मछली की तरह कोशिश करती हूँ हर बार जाल से बचने की, लेकिन इससे बचने के लिए मछली पानी में रहना थोड़ी ना छोड़ सकती है। आप देखें कि यहाँ संघर्ष भी है, जाल से बचना है, लेकिन गहरा प्रेम भी है। उस जाल के डर से अपने प्रेम से बाहर नहीं हो जाना, प्रेम को छोड़ नहीं देना, उससे मुक्त नहीं हो जाना। तो ये सिलसिला पूरे संग्रह में दिखाई पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे लगी कि इन्होंने अपने संग्रह में दुख और प्रेम का सिलसिलेवार गायन किया है। दुख पर कुछ मेरे ख्याल से 10 कविताएं हैं सिलसिलेवार, दुख 1, दुख 2 ऐसा सीरीज में, और प्रेम की 7 कविताएं। तो मैं कविता संग्रह पढ़ते हुए सोच रहा था कि संसार में दुख ज़्यादा है कि प्रेम ज़्यादा है, या इन कविताओं के आईने में देखना हो तो क्या कहे। तो फिर मुझे लगा कि अगर दुख और प्रेम के शीर्षक को परे ढकेल दें तो इस संग्रह में प्रेम ज़्यादा है, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम की शीर्षक वाली कविताओं में ही नहीं है, अन्य कविताओं में भी वो जगह जगह पर उद्घाटित होता है, अपनी छाप छोड़ता है। तो मैंने देखा कि संग्रह में दुख संपुटित होते जा रहा है। एक कविता में उन्होंने लिखा है कि दुख ऐसे जमता है जैसे दीवारों में ईंट पर ईंट जमती चली जाती है। तो इन्होंने, शिल्पी ने दुख को संपुटित करने की कोशिश की है, उसकी गहरी छाप जगह जगह अंकित हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रेम विस्तारित होता जाता है। ऐसा लगता है कि वो प्रेम के शांत सरोवर पर बार बार कंकड़ उछाल रही हैं और उससे तरह तरह अलग अलग उर्मियाँ और बनती हैं और धीरे धीरे वो अपने को विस्तारित करती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि शिल्पी की कविताएं आत्मालाप नहीं हैं, एक प्रकार से व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है, और इसमें वो खुद को भी और अपने अनुभूति जन्य संसार को भी विविधता देती आगे बढ़ती हैं। इस कविता को संग्रह को पढ़ते हुए बार बार ये लगता है कि बड़ी नफासत के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इन कविताओं को रचा है। बटन एक शीर्षक कविता है उनकी। मैं इनके संग्रह में जो दुख और प्रेम के कुछ जो पहचान है, प्रतीति है, कुछ निशान है, कुछ छाप है, उसको पहचानने की कोशिश करता हूँ। तो एक कविता है, कहती दर्द सहकर भी नहीं छोड़ता वह, दर्द सहकर भी नहीं छोड़ता वह, दो बिछड़ों को मिलाना। इसी कविता में प्रेम एक रंग दिखाता है
बटन के साथ टांकती है अपना प्रेम और ये साथ हो जाता है और भी अटूट, और ये साथ हो जाता है और भी अटूट। संकेत आ गया है। बस एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि सचमुच शिल्पी का ये जो पहला संग्रह है ये संभावनाओं से भरा हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कविता संग्रह की भाषा भी बहुत ध्यान खींचती है और उसका एक जो प्रवाह है, उसकी एक जो खनक है वो आपको छूती है और अपने साथ साथ लेके जाती है। तो अब उस पर मुझे कहना था, पर अभी समय की कमी से मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ। कभी इस पर मैं विस्तार से लिखूंगा तो आपसे साझा करेंगे। खूब बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता संग्रह एक तरह से संभावनाओं से भरा हुआ संग्रह है और मैं अगले किताब के लिए मीनाक्षी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। मीनाक्षी दुबे जी आएँ और उनके कथा संग्रह का विमोचन हमारे अतिथिगण करेंगे। राजनारायण बोहरे जी, मणिमोहन जी, संतोष द्विवेदी जी, विवेक चतुर्वेदी जी। कहानी संग्रह है जिसका नाम है एक बूंद समंदर और इसके विमोचन के लिए अरे आप बोलना क्या है? एक का काम है। बहुत बहुत बधाई मीनाक्षी जी को इस नए कथा संग्रह के लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे समय के वरिष्ठ कथाकार राजनारायण बोहरे जी को। समय बहुत कम है मित्रों, फॉर्मेलिटी और सब में उचित नहीं होगा। मैं बधाई देता हूँ मीनाक्षी जी को, इसलिए भी कि उनका नया संग्रह आया है और इसलिए भी कि हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार इस सभागार में उपस्थित हैं। श्री कुंदन सिंह परिहार जी, प्रख्यात कथाकार श्री महेश कटारे जी, वीरेंद्र डूब के लिए प्रख्यात श्री वीरेंद्र जैन जी, भाई कैलाश बनवासी जी, गीत चतुर्वेदी जी, मीता दास जी हैं। तो एक बहुत सही माहौल में इसका आगमन हुआ है और ये इस लायक है भी कि इसका स्वागत किया जाए। इसमें 14 कहानियाँ शामिल हैं। बहुत संक्षेप में मैं बात करूं कि किलाकोट नाम की एक कहानी है। इसमें मालवी लोक त्योहार संजा का बड़े विस्तार से वर्णन है। मालवी जब बच्चियां, किशोरियां, युवतियां जब त्योहार मनाती हैं तो किला और कोट बनाती हैं। वो कौन से गीत गाती हैं, कौन सी रस्म निभाती हैं, बहुत विस्तार से वर्णन है। और उसके पैरेलल चलती है एक कथा कि नायिका का बेटा गूंगा है, बहरा है, उसे वो दूध बेचता है। तो जिस तरह से जो दूधियों की प्रथा को बंद करके बंद थैली में जो दूध बिकने लगा है, जो चने और मूंगफली वगैरह बिकते थे उसकी जगह बंद पैकेट बिकने लगे हैं। जो ग्लोबलाइजेशन का जो असर छोटे लोगों पर होता है, ये पैरेलल इस कहानी में आया है। तरल एक स्त्री की वो कहानी है कि भीतर से तरल बह तो रहा है पर वो भीतर ही भीतर है, बाहर प्रकट नहीं हो पा रहा है। एक लड़की की जबरन शादी कर दी जाती है, पति उसे परेशान भी करता है, भाग जाता है, वो अपने आप को तैयार करती है, बैग वैग सिलने लगती है और फिर जब उन सेटल होते ही उसकी भीतरी चीज़ें प्रकट होती हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है और पेंटिंग की जो प्रदर्शनी है उसके अंत में वो बैठी हुई सोच रही है। यहीं से कहानी का आरंभ था, पूरी फ्लैशबैक में कहानी है। एक और कहानी है उनकी बसंत एक स्ट्रोक्स, उसमें बसंत को लेकर संस्कृत के तमाम नायकों उदयन, वासुदेव दत्ता और तमाम प्रेम कहानियों को उसमें शामिल किया गया है। मुझे बहुत प्रिय है और वो बड़ी पुरस्कृत हुई ये कहानी है फेयर ड्राफ्ट। मित्रों, हमने देखा है कि जिस घर में किडनी, कैंसर ऐसी कोई बड़ी बीमारी लग जाती है तो सारा घर उस सन्नाटे में, शोक के आलम में लंबे समय तक जीता है। ना उस मरीज के चेहरे पर प्रसन्नता होती, ना घर भर के पर, और वो जो सूतक होता है वो कुछ 10-5 दिन का नहीं होता, महीनों का होता है। लेकिन इस कहानी में फेयर ड्राफ्ट में किडनी की पेशेंट को जब ये नायिका कहती है कि तुम फालतू समय में क्या करती हो, बोले मैं
बचपन में बनाती थी कुछ कागज के चित्र, पेंटिंग, बच्चों को किस्से सुनाती थी, तो बोले फिर शुरू कर दो, पहले रफ करो। तो वो कहती है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रफ करूं, मेरी किडनियां दिन दिन क्षरण हो रही हैं, मुझे तो फेयर ड्राफ्ट ही बनाना है। और उसकी प्रेरणा से वो फिर बच्चों के बीच जाती है, फेयर ड्राफ्ट तैयार करती है, और वो जो एक सन्नाटे का माहौल था टूटता है, शोक का आलम टूटता है, और सामान्य जीवन जीते हुए वो विदा होती है। बहुत अच्छी कहानी है। और मैं इस कहानी की प्रेरणा से, मुझे एक मित्र ने बताया कि उनकी एक अधूरी पड़ी हुई कहानी कि भाई कैंसर हो गया तो अंत में दुख होते होते कैंसर की मरीज की मृत्यु के साथ कहानी खत्म होगी, तो ये शोक राग है, उसको तोड़ने वाली कहानी है। और इसमें जो शीर्षक कहानी है, जो पूरी कहानियों का शीर्षक हो सकती थी एक बूंद समंदर, या समंदर में एक बूंद भी उसे कहा जा सकता है। कहानी विस्थापन की कहानी है। बांध बन रहा है, विस्थापन हो रहा है। एक लड़की के सपने में लगातार समुंदर आता है, सैलाब आता है, घर को डुबाने वाला, किचन को डुबाने वाला, हड़बड़ा के जाग जाती है, पिता को बताती है, पिता चुप रहते हैं। माँ, दादी बहुत चिल्ला रही है कि ये राक्षस की तरह हमारे घरों में घुस आए, उन्होंने किचन में घुस गए, देवता तावड़ में पड़े रहे, बड़े दुष्ट लोग हैं, हमारा घर छीन लेंगे। इस दुख में दादी खत्म हो जाती है। लड़की का सपना जारी रहता है। एक दिन लड़की रो रही है, माँ रो रही है, पर पिता इस तरह के कोई काम कर रहे हैं। बाद में सुबह देखती है जाकर कि जो रिजल्ट शीट स्कूल की बना रहे थे उस पर एक धब्बा पड़ा हुआ है, तो फिर ड्राफ्ट करके वे दूसरी ले गए होंगे। कुछ दिनों बाद मकान नप जाता है, पेड़ गिने हो जाते हैं, सब हो जाता है। इसके बाद वो मकान का नक्शा बना रहे होते हैं, लड़की देखने जाती है पिता की अनुपस्थिति में, तो वो टीन लिख रहे हैं, कितने टीन खरीदना है। एक गरीब आदमी, छोटा आदमी वही गणना कर पाएगा, तो वो टीन गिन रही है, लेकिन देख रही है कि एक बूंद वहां भी है जो स्याही को बिखेर रही है। लंबे समय चलता है, पिता बताते हैं, नए घर में सेटल हो जाते हैं, लड़की उम्र दराज हो जाती है, और फिर उसे सपना आता है। तो वो देखती है कि उसे जो आखिरी सपना है इस कहानी का, वो इस तरह आता है कि समंदर बढ़ रहा है, लेकिन वो देख रही है कि इस समंदर में आंसू दादी के हैं, आंसू बुआ के हैं, माँ के हैं, खुद के हैं। वो चौंक जाती है, उसमें आंसू पिता के भी हैं। वही पिता की एक बूंद है जो समंदर बन के इस कहानी में, इस पूरे संसार में, इस पूरे कल्पना में आती है। तो मित्रों, विस्थापन की ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को पढ़ते समय मुझे लगातार याद आई भालचंद जोशी की कहानी नदी के तहखाने में। अलग स्तर की कहानी है। बुढ़ान, मैं लेखक का नाम भूल रहा हूँ, हंस में एक कहानी आई थी बुढ़ान, इसी डूब पर कहानी है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे याद आया वीरेंद्र जैन साहब का उपन्यास डूब। हिंदी में किसी बांध के बंधने पर, किसी बांध के कारण विस्थापन पर हिंदी का पहला उपन्यास जिसने तहलका मचा दिया था हिंदी में। बहुत शानदार उपन्यास, हमारे सम्मेलन से, मतभेद साहित्य परिषद से पुरस्कृत किया गया था वो उपन्यास। वीरेंद्र जैन साहब यहाँ उपस्थित हैं, उस यशस्वी उपन्यास के यशस्वी उपन्यासकार। तो मित्रों, मुझे वो लगातार वो चीज़ याद आई। अब मैं थोड़ा भाषा पे बात करूं कि बहुत लेट इन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन एक युवती की तरह, किशोरी की तरह इनकी भाषा है। प्रेम में जो किशोरी महसूस करती है, इन सब चीज़ों को लेकर इनकी भाषा है। मालवी के शब्द हैं। देखिए, अब आज से शुरुआत हो रही है। ये कहानी लंबे समय तक चर्चा में ये संग्रह रहेगा। मुझे लग रहा है हमारे कैप्टन आ गए हैं, तो अब आखिरी में बोलने के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ये किताब वाले को भी भुगतना है, मुझे भी भुगतना है। चलिए, आपका स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज बोहरा जी। और इसी के साथ इस लोक कार्पण